हेलो व्यूवर्स, तो कैसे हैं आप सब। आज की हमारी स्टोरी है कन्यादान भाग 1। माता पिता की इकलौती संतान के रूप में कुल को आबाद रखने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ढोता हुआ मैं अपने जीवन के 40 बसंत पार कर चुका हूँ। लेकिन अभी तक मुझे अपने लिए अपने मन की कोई रानी नहीं मिल सकी थी। उधर बुढ़ापे की चौखट पर खड़े हुए माता पिता का अत्यधिक दबाव था कि मैं जल्दी से जल्दी शादी संपन्न करके उनकी वंश बेल को आगे बढ़ाऊं और उनके सेवानिवृत्त जीवन को आनंदपूर्वक व्यतीत करने के लिए उन्हें एक जीता जागता खिलौना भेंट कर दूं। लेकिन इस मेरे लिए यह सब इतना सरल नहीं था जितना मेरे माता पिता समझते थे। बहू और पोते का इंतज़ार करते करते एक दिन पिताजी के दिल ने निराश होकर काम करने से इनकार कर दिया। अचानक उन्हें हार्ट अटैक आया और वे मुझे सुख की चाहत में दिन रात भागती दौड़ती दुख से भरी हुई इस दुनिया में छोड़कर स्थायी सुख तलाशने के लिए स्वर्ग में चले गए। पिताजी के जाने के बाद माताजी बहुत दुखी हुई। पिताजी का जाना मेरे लिए नसीहत थी। उनके जाने के बाद मेरी आंखें खुल गई थी और मुझे थोड़ी सी अक्ल आ गई थी कि पिताजी न सही कम से कम माताजी तो इस दुनिया को छोड़ने से पहले अपनी बहू और पोते को देखने और उनके साथ रहने का सुख भोग सके। यही सोचकर मैंने उन्हें 40 वर्ष के नौजवान के लिए एक आदर्श जीवन साथी की खोज को अब अभियान का रूप दे दिया था। जीवन साथी की खोज के इस अभियान की एक कड़ी रूप में एक दिन मैं अपने एक मित्र के साथ उसके गेट टुगेदर पार्टी में पहुंच गया। वहां उस मित्र ने जिन संपन्न सम्मानित लोगों से मेरा परिचय कराया, उनमें से एक का परिचय कुछ इस तरह हुआ। इनसे मिलिए, यह है दीपांशु अर्थात मिस्टर दीपक और मैं इनकी तीसरी पत्नी अंशुलिका। दोनों में परस्पर इतना अधिक प्रेम है कि नाम का अंतिम भाग हटाकर यह मिस्टर दीप रह गए हैं और मैडम अपने नाम का अंतिम आधा भाग हटाकर अंशु रह गई हैं और दोनों को मिलाकर बन गए हैं दीपांशु। उसी मित्र ने निकट ही डीजी पर डांस कर रही एक अन्य महिला की ओर संकेत करके बताया, वह मिस्टर दीपक की दूसरे नंबर की एक्स पत्नी है जिससे इनका 2 साल पहले तलाक हो चुका है। जिस सज्जन के साथ हमारी भाभी जी मजा लूट रही थी, सुना है अब उनके साथ गृहस्थी बसाने की योजना बना रही हैं। मज़े की बात यह भी है कि अब तक इस सज्जन की भी 2 शादियां टूट चुकी है और गृहस्थी की गंगा में तीसरी बार डुबकी लगाकर उसने अपना भाग्य आजमाने जा रहे हैं। उसी समय अचानक उस पार्टी में मुझे मेरे 2 पुराने दोस्त दिखाई दिए। बरसों पहले उन दोनों की दोस्तों की शादी संपन्न हो चुकी थी और मैं अपने उन दोस्तों की पत्नियों को भली भांति पहचानता था, किंतु वह महिला जो इस समय उनमें से एक दोस्त के हाथ में हाथ डाले हुए उसके बगल में खड़ी मेरे दोनों दोस्तों के साथ हंसते बतियाते हुए पार्टी का आनंद ले रही थी, मेरी पहचान से परे थी। जिज्ञासा और उत्सुकतावश में मैं उन दोनों दोस्तों की ओर बढ़ गया। दोस्तों से हाय हेलो होने के बाद बात आगे बढ़ी तो पता चला कि वह महिला उन दोनों में से एक दूसरे की पत्नी थी। दूसरे दोस्त का भी पहली पत्नी से तलाक हो चुका है और इस समय अपनी ज़िंदगी को जैसे तैसे अकेले काट रहा है। इतना दुख देखकर मेरा इस समय न केवल पार्टी से बल्कि शादी के नाम से भी मोहभंग हो गया था। इसीलिए मैं घर वापस लौट आया। चूँकि मैं पुनर्जीवन में विश्वास नहीं रखता हूँ, इसीलिए अपनी हिंदू संस्कृति के अनुसार मैं 7 फेरों के बंधन को 7 जन्मों का या जन्म जन्मांतर का संबंध तो नहीं मानता हूँ, किंतु वर्तमान लौकिक जीवन में दाम्पत्य सुख के लिए दंपति के बीच प्रेम और विश्वास के दृढ़ सूत्र को जीवन के आनंद का आधार अवश्य मानता हूँ। हालांकि मैं स्त्री की शारीरिक पवित्रता को ढकोसला मानकर खारिज करता हूँ, फिर भी स्त्री पुरुष दोनों के मन की पवित्रता में मेरी पूरी आस्था है। मैं सोचता हूँ कि कोई भी संबंध सूत्र तक स्थायी रहता है जब तक उस संबंध सूत्र में बंधे हुए जिस अनुपात लोगों का मन पवित्र रहता है, मैं उनका अंतर्मन स्वार्थ और अविश्वास से अछूता रहेगा। उसी अनुपात में उनका दाम्पत्य संबंध भी प्रेम, त्याग और विश्वास से परिपूर्ण रहता है। घर आकर मैं अपनी सोच के आधार पर
पार्टी में अपनी आंखों से देखी और अनुभव की हुई नई संस्कृति का विश्लेषण करने लगा कि पश्चिम देशों की तरह अपना देश भी अब प्रगतिशील बन गया है। अब अपने देश में भी लोग अपना जीवन साथी अपने मन के अनुरूप चुन सकते हैं और साथ ही जीवन साथी अपनी रुचि आवश्यकता के अनुसार नहीं होने पर अलग भी हो सकते हैं। लोग अपनी इच्छा के अनुसार दूसरा, तीसरा, चौथा, जब तक चाहे जितना चाहे जीवन साथी बना सकते हैं। किंतु अपने बारे में यह कल्पना करते ही मैं घबराहट से कांपने लगा। मेरी आत्मा मुझे धिक्कारने लगी। एक आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगी, यह भी कोई जिंदगी है? पूरी जवानी तो साथी बदलते बदलते ही बीत जाएगी। जीवन का आनंद क्या खाक मिलेगा? जीवन में प्रेम के बिना आनंद नहीं है। प्रेम का पौधा तभी पुष्पित पल्लवित होता है जब उसको त्याग, तपस्या और विश्वास के जल से सींचा जाता है। मैं सोचने लगा, प्रेम करने का हुनर तो मुझे प्रकृति से मिला ही नहीं है। पिछले 15 वर्षों से प्रयोग यही करता रहा हूँ कि पहली नज़र में जिस लड़की से प्रेम हो जाएगा उसी को जीवन साथी बनाऊंगा। मित्रों, परिचितों, रिश्तेदारों के माध्यम से भी और अपनी लगन से भी आज तक सैकड़ों लड़कियों के साथ इसी विचार से मुलाकात की है, परंतु आज तक कभी किसी से कहीं भी प्रेम नहीं हो सका। तभी एक निराशाजनक आवाज़ मेरे अंदर से आई, तेरे सीने में वह दिल है ही नहीं जो प्रेम कर सके। जौहरी के माफिक आज तक हमेशा किसी लड़की के मन की कोमल भावनाओं के हीरे को परखने में तेरी नज़र असफल ही रही है। अपनी ही आवाज़ में अपने ही दृष्टिकोण को सुनते समझते हुए प्रीत श्रीण देवश्रीण से उत्तीर्ण होने का कोई अनुकूल मार्ग न पाकर मैं निराशा एवं अपराध बोध की गलानी के भंवर में डूबता जा रहा था। मैं मेरी समस्या पर विचार करने लगा कि एक और परंपरागत ढंग से विवाह करके नितांत अपरिचित लड़की को अपना जीवन साथी बनाना मेरे लिए कठिन है, तो दूसरी ओर जीवन के 40% पार करने के बाद भी आज तक मैं किसी परिचित लड़की को अपने दिल की रानी नहीं बना सका। किसी लड़की के साथ मेरा ऐसा भावनात्मक रिश्ता बन ही नहीं पाया जिसको मैं अपना जीवन साथी बना सकूं। 1 सप्ताह बाद मेरा दिल्ली के लिए तबादला होने वाला था। उस दिन के लिए मैं यह सोच कर परेशान था कि माताजी को छोड़कर दिल्ली जाते समय उनकी बहू और पोते की मांग को लेकर आशा भरी नज़र का सामना मैं कैसे कर पाऊंगा। कैसे, कहाँ से, किस लड़की को माताजी की बहू बनाकर लाऊं? मेरे सामने यह प्रश्न पहाड़ बनकर खड़ा हुआ था। अपने इसी प्रश्न के साथ मैं ट्रांसफ़र होकर दिल्ली आ गया। 1 सप्ताह बीतते बीतते मेरा परिचय मेरे ऑफिस के अनेक साथी, अधिकारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ हो गया था, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी और पुरुष भी शामिल थे। और मैं 1 सप्ताह के बाद भी मैं अपनी इसी समस्या से भी आज तक जूझ रहा हूँ और अपने केबिन में बैठा हुआ कुछ फाइलें उलट पुलट कर देख रहा था। तभी अचानक में मेरे कानों में एक झन्नाटेदार थप्पड़ का स्वर सुनाई पड़ा। थप्पड़ का स्वर मेरे बगल वाले केबिन की ओर से आया था, जहाँ मेरी समकक्ष एक महिला अधिकारी बैठी थी। मेरे मन में जिज्ञासा जागी कि आखिर ऑफिस में किसने और किसको ऐसा झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए मैं जल्दी से उठकर अपने केबिन से बाहर निकला तो देखा कि मेरी सभी सहकर्मी अपने अपने केबिन के बाहर खड़े थे। उन सभी के कान मेरे बगल वाले केबिन पर लगे थे और सभी के मन मस्तिष्क का लक्ष्य केबिन के अंदर होने वाला घटनाक्रम था। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही अगले क्षण एक और थप्पड़ का स्वर उभरा और इसी के साथ महिला अधिकारी, जिसको सभी मिस मंजरी कहकर बुलाते थे, क्रोध में पैर पटकते हुए अपने केबिन से बाहर निकली। महिला अधिकारी मंजरी को केबिन से बाहर निकलते हुए देखा तो सभी अपने अपने केबिन के अंदर प्रवेश कर लिए, किंतु सभी का मन मस्तिष्क अभी भी मंजरी के केबिन में अटका हुआ ही पड़ा था। इसीलिए अपने अपने केबिन के अंदर जाने के बाद भी सभी के आँख, कान और ध्यान उधर ही लगे हुए थे। कुछ देर बाद हम सभी ने मिस मंजरी के केबिन से एक वरिष्ठ अधिकारी को बाहर निकलते देखा तो मेरे अतिरिक्त सभी ने अपने अपने ढंग से कुछ एक सेकंड पहले घटित घटनाक्रम का अनुमान लगा लिया था। मेरे अलावा वे सभी जानते थे कि वह
वरिष्ठ अधिकारी सभ्य समाज में नैतिकता के नाम से कहे और किए जाने वाले आचरण करने में विश्वास नहीं करता है। उस दिन के बाद उस पुरुष अधिकारी को मिस मंजरी के केबिन में दोबारा कभी नहीं देखा गया। मुझे मेरे ऑफिस के ही कुछ सूत्रों से ज्ञात हुआ था कि मिस मंजरी की शिकायत पर पुरुष अधिकारी को उसी दिन सस्पेंड कर दिया गया था और वहाँ से उसे निकाल दिया गया। उस दिन के उस घटनाक्रम के पश्चात मैं महिलाओं के साथ व्यवहार करने के विषय में बहुत सावधान हो गया था। मुझे खुद ही ऐसा महसूस होता था कि मैं उस महिला अधिकारिका की आक्रामकता का अनुमान करके एक पुरुष होने के नाते महिला शब्द से भी भयभीत होने लगा हूँ। उस दिनों मैंने यह भी महसूस किया था कि उस घटना के बाद से मेरे अंदर का पुरुष एक बहुत ही श्रेष्ठ सज्जन नवयुवक बनकर बाहर निकलता था और वह चाहता था कि उसकी श्रेष्ठता सज्जनता की ओर किसी और का ध्यान जाए या ना जाए, पर मिस मंजरी का ध्यान उसकी तरफ जरूर जाए। हालत यह हो गई थी कि मेरा ध्यान काम करने की बजाय इस विषय पर ज़्यादा रहने लगा कि मिस मंजरी का ध्यान और उसकी नज़र मेरी नवपुष्पित सज्जनता की तरफ जा रहा है या नहीं। मेरे समय के सेकंड, मिनट, घंटे और दिन यही सोचते सोचते बीतने लगे, यहाँ तक कि मैंने दोपहर का भोजन करने के लिए कैंटीन जाना भी छोड़ दिया। जिस समय वह घर से बनाकर लाए हुए लंच का आनंद लूटती थी, उसी समय मैं अपने केबिन में फाइल उलटता पलटता रहता था। महीनों इसी प्रकार बीत गए, किंतु उसने लाए हुए लंच का आनंद लेती रहती थी और इस प्रकार कई महीने बीतने के बाद भी उसने मेरी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं इस स्थिति से निराशा तो नहीं था, किंतु उदास अवश्य था। मुझे खुद ही कई बार अपने इस तरह के व्यवहार पर आश्चर्य भी होता था और तब बार बार मैं एक ही प्रश्न में उलझ करके रह जाता था, आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। इस प्रश्न का उत्तर मुझे अक्सर मेरे अंदर से ही जल्दी ही मिल जाता था, पर इसके तुरंत बाद मेरे सामने एक नया प्रश्न सिर उठाकर खड़ा हो जाता था। आखिर ऐसा क्या करूं जिससे मुझे मेरे उद्देश्य यानी मिस मंजरी का ध्यान अपनी तरफ खींचने में 100% सफलता मिल जाए। हालांकि मिस मंजरी का ध्यान अपनी तरफ खींचने के अपने काम को मैं पूरी निपुणता से कर रहा था, फिर भी अभी तक मैं अपनी उदासी से बाहर नहीं आ पाया था। इसके लिए और अपने उद्देश्य को जल्दी से जल्दी हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए मैं ऑफिस में नया नया होने का लाभ उठाना शुरू कर दिया। मैं अब ज़रूरत नहीं होने पर भी मिस मंजरी से किसी फाइल के बारे में कुछ पूछने और सहायता लेने के बहाने उसके केबिन में जाने लगा था। जब वो अपनी कठोर पारखी नज़र से मुझे घूरती, तब सज्जनता के आवरण में लिपटा हुआ मेरे अंदर का पुरुष मिस मंजरी की पकड़ से बचने के लिए अपनी शालीनता का परिचय देकर आंशिक संतुष्टि का अनुभव करता था। कई महीने यूं ही बीत गए। 5 महीने के बाद मेरी उदासी के अंधेरे को निगलने वाले सूरज की रोशनी की हल्की सी किरण तब दिखाई पड़ी, जब एक दिन दोपहर को लंच टाइम में मिस मंजरी मेरे कैबिन में आई और बोली, तुम्हें दोपहर को भूख नहीं लगती? मैं मिस मंजरी के उस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी मैंने कह दिया, भूख लगती है। आपको आज तक कभी लंच टाइम में तो खाना खाते देखा नहीं मैंने। मिस मंजरी ने दूसरा प्रश्न किया। मुझे कैंटीन का खाना पसंद नहीं है। कैंटीन का खाना इसलिए पसंद नहीं है तो घर से लंच बॉक्स क्यों नहीं लाते? सुबह ऑफिस आने की जल्दी होती है, इसीलिए सुबह के समय खाना नहीं बना पाता हूँ। शाम को ऑफिस से लौटकर मन भर कर पकाता हूँ, पेट भर खाता हूँ। आप खुद खाना पकाते हैं? हाँ, क्यों? खुद खाना पकाना कोई गुनाह है क्या? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि सब कुछ खुद ही करते हो तो घर में आप अकेले रहते हो क्या? घर में तो मैं मेरी माताजी के साथ रहता था, लेकिन मेरा घर इस शहर में नहीं है। तो आपका घर कहाँ है? क्या आपके घर से यहाँ डेली आप डाउन नहीं हो सकता? हमारा घर यहाँ से बहुत दूर है, बिहार के एक शहर और वहाँ की राजधानी पटना में। मेरे उत्तर से संतुष्ट होकर मिस मंजरी ने लंबी सांस खींचते हुए सहमति में गर्दन हिला दी। इसके बाद उस दिन मिस मंजरी ने मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछा, बस सम्मोहित सी कुछ क्षणों तक मुझसे एकटक निहारती रही और अगले कुछ क्षणों के बाद वहाँ से उठकर अपने केबिन में चली गई थी।
अगले दिन मिस मंजरी लंच टाइम में मेरे केबिन में आई, लेकिन आज वह खाली हाथ नहीं आई थी। उसके हाथों में लंच बॉक्स था। आते ही उसने लंच बॉक्स मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, घर का बना हुआ है, खा लेना। कहते हुए वह मेरे केबिन से बाहर निकल गई। मैंने उसके हाथ से लंच बॉक्स लेते हुए उसका व्यवहार देखकर उसके चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश की थी और उसकी तरफ आश्चर्य तरह प्रश्नात्मक मुद्रा में देखा था, लेकिन मेरी ओर देखे बिना ही वह सीधे अपने केबिन में चली गई और अपना टिफ़िन खोलकर खाना खाने के लिए बैठ गई। मैं कुछ मिनट तक उसको एकटक देखता ही रहा और मैं सोचता रहा कि उसके लंच बॉक्स में से निकालकर खाना खाऊं या नहीं खाऊं। लगभग 10 मिनट बाद मैं उसके लाए हुए लंच बॉक्स से खाना निकालकर खाना लगा। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। मिस मंजरी के दिए हुए लंच बॉक्स के खाने ने मेरे पेट की भूख से ज़्यादा मेरे दिल की चाहत को शांत किया था। खाना खाकर धन्यवाद करने के लिए मैं खाली लंच बॉक्स लौटाने के लिए उसके केबिन में गया और इस बहाने उनसे मुलाकात करने और उसके नज़दीक आने की राह मुमकिन हो सकी। ऐसा केवल उस दिन ही नहीं हुआ। उस दिन के बाद मिस मंजरी हर रोज़ लंच टाइम में मेरे लिए लंच बॉक्स लेकर मेरे केबिन में आती और इतनी जल्दी मेरी केबिन से बाहर निकल जाती कि मैं धन्यवाद तक नहीं कह पाता। इससे धन्यवाद देने के लिए हर रोज़ मुझे उसके केबिन में जाने का मौका मिल जाता था। एक तो घर का बना हुआ स्वादिष्ट पौष्टिक भोजन और दूसरे दिन मिस मंजरी खुद मेरे केबिन में आकर मुझे देती थी। यह सब मुझे 2-4 दिन बहुत अच्छा लगा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे मैडम के उस रूखे व्यवहार से मैं बेचैन हो उठा। मुझे एहसास होने लगा कि मेरी मंजिल मात्र घर का बना हुआ स्वादिष्ट पौष्टिक खाना खाना है और कुछ और है। मेरी अपनी माता जी के लिए एक अदद बहू और मेरे लिए एक जीवन साथी की तलाश। अपने मन की यह बात मैं जल्दी से जल्दी उसको समझा देना चाहता था। अपनी मंजिल को याद करके मैं अपनी बात मिस मंजरी तक पहुंचाने के लिए हर पल एक ऐसा कोई उपाय खोजने लगा था जिससे उसको मेरे साथ करने वाले अपने रूखे व्यवहार का एहसास उसे दिलाया जा सके। मन की यह बात मैं जल्दी से जल्दी उसको समझा देना चाहता था। अपनी मंजिल को याद करके मैं अपनी बात मिस मंजरी तक पहुंचाने के लिए हर पल एक ऐसा कोई उपाय खोजने लगा जिससे उसको मेरे साथ करने वाले अपने रूखे व्यवहार का एहसास भी हो जाए। एक दिन ऑफिस में प्रवेश करने से पहले ही मैंने निर्णय कर लिया था कि आज उसका दिया हुआ लंच बॉक्स स्वीकार नहीं करूँगा। लंच टाइम होते होते मेरी धड़कनें बढ़ने लगी और मेरा मन 2 टुकड़ों में विभाजित होकर खुद से ही संघर्ष करने लगा। मेरे दिल से 2 परस्पर विरोधी आवाज़ें आने लगी थी। एक आवाज़ कह रही थी, जो मिल रहा है उसी में संतोष कर ले। दूसरी आवाज़ का संकेत था, जो तू चाहता है बाधाओं की परवाह किए बिना उसे हासिल करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए जा। पहला संकेत मेरे भौतिक लाभ को किसी सीमा तक सुनिश्चित करता था, भले ही वह मेरी आशा और अपेक्षा की तुलना में बहुत ही कम था। जबकि दूसरा संकेत मुझे मेरी मंजिल की कोई गारंटी दिए बिना ही वर्तमान में मिल रहे सीमित लाभ से भी वंचित करता था। फिर भी मेरा मन दूसरे संकेत के ज़्यादा करीब था। सोचते सोचते वह समय आ गया जब मिस मंजरी ने हर रोज़ की तरह ही मेरे केबिन में प्रवेश किया और खाने के डिब्बा मेरी ओर बढ़ाकर कहा, खा लीजिएगा। कहते हुए खाने का डिब्बा मेज़ पर रखकर वह हमेशा की तरह बहुत जल्दी मेरे केबिन से बाहर निकलने लगी। नहीं, आज रहने दीजिए, मैंने मेरे केबिन से बाहर निकलती हुई मिस मंजरी से कहा। क्यों? रोज़ रोज़ मेरे लिए ऐसे आपका खाने का डिब्बा लाना मुझे असहज करता है। मेरा नकारात्मक उत्तर सुनकर वह पलटी, उदास दृष्टि से मुझे घूर कर देखा और उदास मन से भोजन का डिब्बा वहीं छोड़कर मेरे केबिन से बाहर निकल गई थी। उस दिन मिस मंजरी ने अपने केबिन में जाकर मैंने कहा था, आप खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं। मेरे मुंह से पहली बार अपनी प्रशंसा सुनकर उसने मुझे कठोर नज़रों से घूर कर देखा। उसके मन के भाव को समझते हुए मैंने फिर कहा, दरअसल मुझे एक साथी की तलाश है जो मुझे समझ सके, मेरे साथ दोस्ताना रिश्ता रखते हुए रिश्तों की गरिमा को समझ सके। जब तक आप
खुद दूसरों को समझने में समर्थ नहीं हैं, आप किसी दूसरे से इस तरह की आशा अपेक्षा रखने का अधिकार नहीं रख सकते। मैं ऐसा समझती हूँ। मैं दूसरों को समझने की सामर्थ्य रखता हूँ, इसीलिए अपनी सीट से उठकर आपके केबिन तक आया हूँ। शायद मेरे उत्तर से वह आश्वस्त हो गई थी। जल्दी जल्दी वह अपना भोजन का डिब्बा खोलकर लंच नहीं किया जैसे हमेशा करती थी। वह यूं ही गर्दन झुकाए उदास बैठी रही। लगभग 15 मिनट तक चोर नज़रों से मैं उसको देखता रहा। उसका वह चेहरा जो पिछले कई दिनों से खुशी से दमकता हुआ दिखता था, आज मुरझा गया था। उसके मुरझाए चेहरे की वजह मैं उसके साथ मेरे व्यवहार को महसूस करके मैं गलानी से भर गया था। इसीलिए मैं उठा और खाने का डिब्बा उठाकर सीधे उसके केबिन में जाकर सॉरी कहते हुए बैठ गया। कुछ क्षणों के बाद मैंने खाने का डिब्बा खोलकर भोजन का आधा भाग उसकी मेज पर रख दिया और दूसरे भाग को मैंने खुद खाना शुरू करते हुए कहा। उसको एहसास हो रहा था कि मैं इतना भी गैरत इंसान नहीं हूँ जितना वह समझ बैठी थी। बातें करते करते मैं खाना खा रहा था और मेरे आग्रह पर भी उसने भी भोजन करना आरंभ कर दिया था। भोजन करते करते मैंने फिर कहना शुरू किया, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ जितना बुरा समझकर आप मुझसे नाराज़ हो गई थी। दरअसल इन दिनों मैं मेरी माताजी का बहुत अधिक दबाव झेल रहा हूँ। वे चाहती हैं मैं जितना जल्दी हो सके शादी कर लूँ और उनके जीते जी उनकी वंशवेली को आगे बढ़ाने का अपना फ़र्ज पूरा करूँ। इसमें कौन सी नई बात है, सभी के माता पिता यही चाहते हैं। उनके माता पिता ने भी उनसे यही चाहा होगा। हाँ, इसमें तो कोई नई बात नहीं है मैडम, उनके माता पिता ने तो यही कहा होगा। लेकिन मेरा मामला कुछ अलग है, आप नहीं जानती हैं। अच्छा, वह कैसे? मुझसे जो आशाएं अपेक्षाएं आज तक मेरी माता ने और पिता ने मुझसे की है, मैं आज तक पूरा नहीं कर पाया। बीते कुछ दिन पहले मुझसे यही आशाएं अपेक्षाएं मेरे पिताजी की थी। मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सका और वे अपनी अधूरी इच्छाओं के साथ इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ओह, यह तो बहुत दुख की बात है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। तो मैडम मंजरी, यही तो प्रॉब्लम है कि जब तक घर में उनकी बहू नहीं होगी और उनके पोते पोती की किलकारियाँ नहीं गूंजेंगी, तब तक मेरी माताजी की आत्मा इस लोक में और पिताजी की आमा उधर स्वर्ग में तड़पती रहेगी। तो आप शादी कर क्यों नहीं लेते? दरअसल मेरी सोच आजकल के युवाओं से मेल नहीं खाती है, इसीलिए जब भी मैं शादी करने के बारे में सोचता हूँ, मेरी खुद की सोच ही बाधा बन जाती है। 40 साल का हो गया हूँ, लेकिन मैं आज तक मेरे दिल की रानी नहीं ढूंढ पाया। आपकी सोच क्या है जो आजकल के युवाओं के साथ मेल नहीं खाती? मैंने बचपन से देखा है, जब कभी मेरी दादी और दादाजी के साथ झगड़ा होता था, नोक झोंक होती थी, तब दादी तुनक कर मायके चली जाती थी और 1-2 दिन या अधिक से अधिक 1 सप्ताह के अंदर पापा जाकर उन्हें ही वापस ले आते थे, या पापा का इंतज़ार किए बिना वे खुद अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों की चिंता करके घर वापस लौट आया करती थी। इस तरह जब मम्मी पापा के साथ झगड़ा होता था तो मम्मी भी नानी के घर चली जाती थी और अपने घर परिवार की चिंता करके वे भी 1-2 दिन में ही वापस लौटकर घर चली आती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं समाज में देख रहा हूँ कि जरा सा मनमुटाव होते ही रिश्ते मिट्टी के घड़े की तरह चटक कर टूट रहे हैं। अब एक बार टूटने के बाद ये रिश्ते अपने पुराने रूप में नहीं आ पाते हैं। मैंने देखा है आजकल पति पत्नी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से अलग होकर नया जीवन साथी तलाश लेते हैं। यह नया रिश्ता कुछ दिन तक टिका रह सकता है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। यही नहीं, नई पीढ़ी के बच्चे भी इतने उग्र हो रहे हैं कि बहुत छोटी छोटी बात पर क्रोध से आग बबूला होकर वे अपने दोस्तों को चोट पहुंचाते हैं, कभी कभी तो हत्या तक कर देते हैं। मेरी इतनी लंबी व्यथा कथा सुनकर उसने झुंझलाकर मुझसे कहा, मुझसे क्या चाहते हैं आप? कुछ नहीं, आप मेरे लंच बॉक्स लेने से मना करने से रूखे व्यवहार से नाराज़ हो गई थी। मैं अपने उस व्यवहार के लिए आपसे क्षमा याचना करने के लिए आया था। अपनी व्यथा चिंता में डूबे हुए मैंने अनजाने में ही कहते हुए
मैं उठा और उसके केबिन से बाहर आने लगा। उसी समय उसने पीछे से मुझे पुकारा। मुझे भी एक साथी, मेरे कहने का मतलब है एक जीवन साथी की तलाश है। ऐसा साथी जो रिश्तों को इलास्टिक की तरह लचीला बनाना जानता हो, सूखी कठोर लकड़ी की तरह ना हो जो जरा सा मोड़ आते ही टूट जाए और उसके टूटे हुए छोर अपने आसपास वालों और संपर्क में आने वालों को घाव देते रहे। इस विषय में मुझसे क्या चाहती हैं आप? यह बताना चाहती हूँ कि आपके व्यवहार से नाराज़ होकर मैं अपने केबिन में नहीं आई थी। आपके विषय में मैंने जो सोचा था, कुछ क्षणों के लिए उसके विपरीत परिणाम आने पर निराश हो गई थी। और यह भी बताना चाहती हूँ कि अब मुझे कुछ कुछ विश्वास होने लगा है कि आप शायद मेरी आशाओं अपेक्षाओं के अनुरूप जीवन साथी हो सकते हैं। शायद मेरे मैडम मंजरी, आपके द्वारा बोले गए कुछ कुछ और शायद जैसे शब्दों ने रिश्ता जुड़ने से पहले ही उसके टूटने का डर मेरे मन में बिठा दिया है। मैं भी इस भय की शिकार होकर अपनी ज़िंदगी के 35 बसंत पार कर चुकी हूँ और आज इसी निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि जो रिश्ता जोड़ा जाए, छोटी छोटी बातों पर उसे तोड़ने से बचना चाहिए। उस रिश्ते के लिए अपनी हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी का बोझ उठाना चाहिए। मैंने मेरी कोई चाहिए उस रिश्ते के लिए अपनी हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी का बोझ खुद से उठाइए। मैंने मेरी बुआ को देखकर जाना समझा है कि जब कोई रिश्ता टूटता है तब वे लोग भी टूटते हैं, कहीं भी किसी से जुड़कर पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये टूटे हुए लोग अंत में अपनी पूरी जिंदगी आधे अधूरे रहकर ही बिता देते हैं। उसने गंभीर होकर कहा, तो बेहतर यह रहेगा कि जब तक हमारे दोस्ती के रिश्ते में प्रेम और विश्वास की पूर्णता न आए तब तक हम साथी ही रहें, जीवन साथी नहीं बने। इस विषय में आपका क्या मत है? मैं तो आपके मत से सहमत हो सकती हूँ, लेकिन शायद आपकी माताजी आपके इस मत से सहमत नहीं होंगी। कहते हुए व्यंग्यात्मक और परिहारपूर्ण मुद्रा धारण कर चुकी थी। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मेरे मन मस्तिष्क पर से मेरा खुद का नियंत्रण छूटता जा रहा है और मेरे दिल दिमाग के साथ मेरी नज़र उसके साथ एकात्म हो रहा है। इसी क्रम में मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया, शायद, कहकर मैं ठहाका लगाकर हंस पड़ा और लगातार काफ़ी देर तक हंसता रहा। जब से मैं अपनी मम्मी पापा का कथित समझदार बेटा बना हूँ, या यह कहूँ कि जब से मैंने इस दुनिया के नियमों कानूनों को समझने का दावा किया है, आज तक कभी इस तरह खुलकर नहीं हंसा जैसे आज मैं जी भर हंसा था। मर्यादा की सारी सीमाएं तोड़कर हंसा था मैं। मुझे इस प्रकार हंसता हुआ देखकर मंजरी भी खुद को हंसने से रोक नहीं पाई और वह भी मेरे साथ हंसने लगी थी। शायद वह भी समझदार होने के बाद आज पहली बार नासमझ हो गई थी। इतनी नासमझ कि ऑफिस की मर्यादा की सारी सीमाओं को भूल गई थी। हम दोनों तब तक हंसते रहे जब तक थक कर चूर चूर नहीं हो गए। हम थक गए थे किंतु हमारा हंसना जारी था। अचानक उसका हंसना बंद हुआ और उसने धीमे स्वर में कहा, हम ऑफिस में हैं। शायद, उसके शायद कहते ही न जाने क्यों मैं फिर हंसने लगा। निरंतर हंसते हुए आज मुझे अनोखे सुख की अनुभूति हो रही थी जैसे आज से पहले कभी नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जिस अनचाहे बोझ को मैं वर्षों से ढोता आ रहा था, आज मैंने वह बोझ एक ही झटके में उतार फेंका है। लेकिन इस बार वह नहीं हंसी। मैंने देखा उसके चेहरे पर लज्जा और असमंजस के मिले थी, झूले भाव, आंखों में एक अनजाना सा डर और प्रसन्नता तथा होठों पर कोमल मुस्कुराहट। वह अभी भी चुप थी। उसके मौन संकेत और जीवंत भाग भंगिमा को मैं पढ़कर स्वयं से बाहर आया तो मैंने देखा केबिन के बाहर हमारे सहकर्मियों की भीड़ हमें निशाना बनाकर एकटक घूर रही थी। उसी समय एक चपरासी से मुझे हमारे वरिष्ठ अधिकारी का मैसेज मिला कि मैं उनके केबिन में जाकर उनसे मिलूं। मैसेज मिलते ही मैं अधिकारी के केबिन की ओर चल दिया और बुलाए जाने का कारण अनुमान लगाते मैंने मन ही मन निश्चय कर लिया, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, लेकिन कथित समझदारी का बोझ अब दोबारा अपने कंधों पर नहीं ओढ़ूंगा। जब मैं वहाँ से वापस लौटा तब मंजरी अपने केबिन में नहीं थी। मैं खुद से ही पूछने लगा, कहाँ गई होगी, क्यों गई होगी, कहीं मेरे व्यवहार से नाराज़ होकर तो नहीं गई होगी। शाम तक बहुत व्यंग्यात्मक पूर्वक मैं अपने प्रश्नों में उलझता रहा। अंततः जब ऑफिस छोड़ने का समय हुआ
मेरी नज़र मेज़ पर करीने से रखे हुए एक कागज़ पर पड़ी, जिस पर लिखा था, कल अपनी माता जी को साथ लेकर मेरे मम्मी पापा से मिलने मेरे घर पर आ जाना। नीचे की एक पंक्ति में घर का पता लिखा था। कागज़ के उस टुकड़े को पढ़कर मेरे मन में बिना बताए मंजरी के चले जाने को लेकर उठ रहे सभी प्रश्नों का उत्तर तो मिल गया था, किंतु मंजरी का उसके घर जाने का प्रस्ताव मेरे मन में देखते ही मुझे फिर उसी पुराने प्रश्न ने आकर घेर लिया था, जो पिछले 20 साल से मुझ पर अपनी गिरफ्त बनाए हुए था। 7 जन्मों तक न सही, पर क्या आधुनिकता की अंधी दौड़ में दौड़ते हुए भी कम से कम इस जन्म में मरते दम तक जीवन साथी बने रहेंगे? शायद मेरे अंदर से निश्चय अनिश्चय का मिला जुला एक शब्द का उत्तर आया। इस उत्तर से संतुष्ट नहीं होने के बावजूद मैं मंजरी के प्रस्ताव को माताजी की इच्छा पूर्ति के लिए एक अवसर के रूप में देख रहा था, और किसी भी परिस्थिति में मैं इस अवसर को गंवाना नहीं चाहता था। इसीलिए मैंने उसी समय माताजी को फ़ोन करके मंजरी और उसके प्रस्ताव के बारे में बताकर उनसे तुरंत दिल्ली आने के लिए निवेदन किया। माताजी मेरे निवेदन को स्वीकार करते हुए तुरंत दिल्ली आ गई थी, और अगले दिन मैंने ऑफिस से हाफ डे की छुट्टी ले ली और शाम होने से पहले अपनी माताजी को लेकर मंजरी के घर पहुंच गया। पहली मुलाकात में ही मंजरी के माता पिता ने मुझे और मेरी माताजी ने मंजरी को पसंद कर लिया था। दोनों रिश्तेदार आपस में एक दूसरे से ऐसे घुल मिल गए थे जैसे उनका बरसों पुराना कोई गहरा रिश्ता हो। हम दोनों के माता पिता जिस पल की प्रतीक्षा वर्षों से करते रहे थे, आज वह समय आ चुका था। इसीलिए हम दोनों की पसंद का पता चलने के बाद मेरे माताजी और मंजरी के माता पिता दोनों चाहते थे कि हमारी शादी जल्दी से जल्द संपन्न हो जाए। हम दोनों की इस विषय में पहले ही सहमति बन चुकी थी कि मेरी माताजी ने मंजरी के माता पिता के सामने अपना प्रस्ताव रखते हुए कहा, यदि आप सहमत हैं तो हमें इन दोनों के विवाह के लिए पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवा लेना चाहिए। बेहतर रहेगा कि इनकी शादी जल्दी से जल्दी संपन्न करा दी जाए। देर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी माताजी की बात सुनकर मंजरी के पिताजी ने ठहाका लगाया। ठीक है बहन जी, जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। मंजरी के पिता ने उसी दिन उसी समय पंडित जी को बुलाकर हम दोनों की कुंडलियों का मिलान कराया। कुंडली में हम दोनों के 32 गुण मिलते थे, इसीलिए पंडित जी के अनुसार हम दोनों की जोड़ी लाखों में एक संयोग थी। शुभ संयोग के उत्साह में उसी समय पंडित जी से हमारी शादी के लिए शुभ मुहूर्त भी निकलवा लिया गया था, और सब लोग बहुत उत्साह में थे। जो उस दिन के 2 महीनों बाद 12 मार्च की तिथि थी। मंजरी का परिवार वैसे तो शहर में रहता था, लेकिन उसके पिता की इच्छा थी कि वह अपनी बेटी का विवाह गांव में बने अपने पैतृक घर में संपन्न कराए। उनकी इस इच्छा को मेरी माताजी ने बड़ी सरलता और सहजता से अपना लिया था। हमारे दोनों परिवारों स्थानीय परंपरा के अनुसार शादी की तिथि निश्चित होने के बाद मैं और मंजरी अब शादी से पहले एक दूसरे से फिजिकली नहीं मिल सकते थे। हालांकि मोबाइल पर वीडियो कॉल करके बातचीत करने पर कोई पाबंदी नहीं थी, फिर भी 2 महीने का समय मंजरी से दूर रहकर मेरे लिए काटना मुश्किल हो रहा था, और 12 मार्च का इंतज़ार करते करते मैं एक युग के बीतने के इंतज़ार की तरह कर रहा था। दोनों परिवारों में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। दोनों ही परिवारों में पूरे जोर शोर से शॉपिंग होने लगी थी। मैंने मेरी माताजी को समझाया कि मुझे ज़्यादा खर्चीली शादी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मेरी माताजी ने मेरी एक नहीं मानी। मेरी माताजी ने अपनी होने वाली बहू मंजरी को साथ लेकर उसके लिए उसकी पसंद के तरह तरह के कीमती वस्त्र और आभूषण खरीदे। मंजरी को भी शॉपिंग का बहुत शौक़ था। उसने मेरे 1000 बार मना करने के बावजूद मुझसे शादी का उपहार देने के लिए मेरी पसंद के कुछ कपड़े खरीदे, जिनका भुगतान मेरे बार बार मना करने के बाद भी उसके पापा ने किया। मेरी असहमति के बावजूद शॉपिंग का यह क्रम शादी के एक दिन पहले तक लगातार चलता रहा। 12 मार्च को बारात के रूप में अपने कुछ थोड़े से नाते रिश्तेदारों को लेकर मैं और मेरी माताजी से निर्धारित समय पर मंजरी के पैतृक गांव में सुनिश्चित विवाह के कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए। हमारे पहुंचते ही स्वागत की शहनाइयाँ बजने लगी।
स्वागत में लगे हुए ज़्यादातर लोग कुटुंब समाज के थे, इसीलिए सभी में ये अपनापन और आत्मीयता थी। कहीं किसी में कोई दिखावा और औपचारिकता बिल्कुल भी नहीं था। यह देखकर मेरे मन को अच्छा लग रहा था। स्वागत की रस्म के बाद डिनर और उसके बाद शादी की मुख्य रस्म के लिए हमें मंडप में बुलाया गया। मंडप फूलों, पत्तियों और रंग बिरंगी तरह तरह की छोटी बड़ी लाइटों से सजा हुआ था। पंडित जी के निर्देश पर हम सब वहाँ यथास्थान बैठ गए। मेरे और मंजरी के परिवारजनों के अलावा हमारे नाते रिश्तेदार तथा गांव के बहुत से लोग भी वहाँ पर उपस्थित थे, जो हमारे विवाह संस्कार में शामिल होकर हमारे पक्ष में अपने आशीर्वाद को प्रमाणित कर रहे थे। हमारे बैठते ही पंडित जी ने अपना काम शुरू कर दिया। यज्ञ वेदी में अग्नि प्रज्वलित हो रही थी और एक कुशासन पर बैठकर पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। दूसरी ओर मैं और मंजरी बैठे थे और पंडित जी का अनुकरण करते हुए मंत्र पढ़ रहे थे। काफ़ी समय तक मंत्र करने के बाद पंडित जी ने निर्देश दिया, कन्या के माता पिता आगे आकर कन्यादान का अनुष्ठान संपन्न करें। पुरोहित जी का आदेश सुनकर मंजरी के पिता बहुत प्रसन्न थे। मंजरी के जन्म से पहले ही उसके पिता के संतृप्त मानस में यह इच्छा सुरक्षित हो गई थी कि भगवान उनको एक बेटी जरूर दे दे तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान ने उनकी ऐसी सुनी की प्रार्थना करने के अगले ही वर्ष उनके घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म ले लिया। उस दिन से आज तक 28 वर्ष बीत चुके हैं। आज उनकी बेटी मंजरी 28 वर्ष की हो चुकी है। आज वह इतनी बड़ी, इतनी समझदार और आत्मनिर्भर हो गई है कि उसने खुद अपनी पसंद का योग्य वर अपने लिए ढूंढ लिया था, जो उसके पिता को भी खूब भाया था। यह सोचकर मंजरी के पापा की आंखों में आंसू छलक आए। वे पुरोहित से बोले, पुरोहित जी, बेटी का पिता होने का मुझे गर्व है। कन्यादान करने की मेरी वह मनोकामना आज पूरी हो जाएगी, जिसको मैंने अपने दिल में बरसों से संजो करके रखा था। कहते हुए मंजरी के पिता ने अपने स्थान से प्रस्थान किया और उठकर पुरोहित द्वारा निर्देशित स्थान की ओर बढ़ने का उपक्रम किया। तभी मंजरी का स्वर वातावरण में गूंज उठा, पुरोहित जी, कन्यादान वाला अंश छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। मंजरी के शब्द कानों में पड़ते ही वहाँ पर उपस्थित सभी लोग निशब्द होकर आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगे। पुरोहित जी कुछ नहीं समझ सके कि विवाह के लिए मंडप में बैठी हुई कन्या आखिर क्या चाहती है। कन्यादान का अनुष्ठान संपन्न कराने में क्या आपत्ति है और क्यों? एक क्षण के बाद थोड़ा सा सकपकाते हुए पुरोहित जी ने पूछा, बेटी, कन्यादान का अनुष्ठान पूरा किए बिना विवाह संपन्न हो ही नहीं सकता है। यह तुम कैसी बातें कर रही हो? कन्यादान तो होता ही है शादी में। इसकी कोई उपयोगिता रह गई है और ना ही आवश्यकता। वर्तमान समय में विवाह संपन्न तब होता है और तभी मान्य होता है जब संबंधित विभाग में विवाह का पंजीकरण हो जाए। बेटी, विवाह का पंजीकरण तो कन्यादान अनुष्ठान के पश्चात भी हो जाएगा। विवाह संस्कार में यह अनुष्ठान बहुत ही महत्वपूर्ण है और हिंदू संस्कृति में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। पुरोहित जी के मुख से कन्यादान के पक्ष में यह तर्क सुनते ही यह सदियों से चली आ रही पुरानी परंपरा है, इसीलिए इसका विरोध नहीं करना चाहिए। मंजरी का कोयल की कूक के समान मधुर स्वर सिंह की गर्जना में बदल गया। पुरोहित जी, मैं उन परंपराओं को नहीं स्वीकार कर सकती जो मेरे अस्तित्व को नकारते हैं। पुरोहित जी, मंजरी के निर्णय को सुनकर और उसके चेहरे पर उभर आई दृढ़ता को देखकर पुरोहित जी सहम गए। उन्होंने बड़े असमंजस भाव से मंजरी के पिता की ओर देखा और बोले, जजमान, यह तो हमारा और युगों युगों से चली आ रही समाज की परंपराओं का सरासर अपमान है। हमारी संस्कृति का और धर्म का यह बहुत बड़ा अपमान होगा। पुरोहित जी के वचनों का मंजरी के पिता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। मंजरी द्वारा कन्यादान अनुष्ठान के विरोध की अनदेखी करते हुए मंजरी के पिता ने पंडित जी से कन्यादान संपन्न करने का आग्रह किया। पुरोहित जी, मैं आपके मत से 100% सहमत हूँ। आप कन्यादान संस्कार की रस्म को आगे बढ़ाइए और अपनी बेटी की बातों को वहीं छोड़ दीजिए। मंजरी द्वारा किए गए कन्यादान अनुष्ठान के विरोध की अनदेखी करते हुए जब मंजरी के पिता ने पंडित जी से कन्यादान संपन्न करने का आग्रह किया तो
मेरी माताजी को, जो अब तक चुप्पी लगाए बैठी थी, आवेश में आकर बोली, बहुत हो चुका तमाशा, मैं अब अपना और बेटे का अपमान और नहीं होने दूंगी। मेरे माताजी के मुंह से विरोध का स्वर फूटते ही मंडप में बैठे हुए समाज के सभी गणमान्य लोगों में विरोध की लहर दौड़ गई थी। सो व्यूवर्स, आज की हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड होगा। सो गाइस, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना बहुत सारा प्यार मेरे वीडियो के साथ बांटिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।